आज जिस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं, और तभी मैं आज इतने मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ मैं। तो 1 मिनट में बस जैसा कि पवन जैसा तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहाँ पे जब मैं पहुंची तो वहाँ पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहाँ पे उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहाँ पे पहले से ही प्रशासन वहाँ पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहाँ पे पहुँची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा तो उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुँची हूँ वहाँ पे, जब प्रशासन आई थी वहाँ का, 3rd नंबर वाला वहाँ पे ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहाँ भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहाँ पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से प्रशासन सुबह से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फ़र्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे,
और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और अच्छा, आपने एक कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूँगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीज़ों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह के खिलाफ? अगर वो पत्नी, अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगी उनके खिलाफ? आप लड़ेंगी, उनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए मैं उन्होंने तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे जी। किसी से बात चल रही है आपकी, किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे। जी मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। जी मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव काराकाट में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? अगर आप मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज़ जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूँगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूँगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे। और मैं आग्रह करूँगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे हैं उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके मतलब उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फ़ोन उठाते नहीं है। और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे। और ये रहा
मतलब आप लगातार उनसे संपर्क जी करना चाह रही हैं? जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की, हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारे तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारे तरफ से नहीं हुआ। हमारे तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूँ। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूँ, कब तक मैं झेलूँ, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज़ किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई आज समाज के लिए कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर बात करती थी, तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया, ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो? क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली है कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखाते पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? वही तो बात हमें। एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तो क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चल रहा है तो कोर्ट में भैया आपसे बात, अरे पागल, हम जो तू कहते हो कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस चल रहा है, भैया हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए, ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे मैं धारा ना यार, फालतू मत बोलो धारा। ज्योति इतना काम है, बात हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? इसकी बात बताइए आपकी और भाई जी, ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी, तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे मुझसे, हमेशा मुझे धमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग। और जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले की टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और बिक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कहाँ का हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए। शहर मुंबई का है, अंधेरी का जी। इसमें सारे डिटेल हैं, अगर आप लोगों को पीछे से भी चाहिए। पवन जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा फ्लैट पर आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? वो तो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने के बाद फ्लैट से बाहर गए थे। पहली बात तो पवन जी ने बोला कि 1.5 घंटे बातचीत हुई। उससे पहले जो उनके भाई ऋतिक जी इंटरव्यू में आए थे, उन्होंने बोला कि लगातार मैंने टिकट की बात की, जबकि आज पवन जी का स्टेटमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट पवन जी का। तो आप लोग ही डिसाइड करें ना, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो सामने मीडिया के बैठ के पवन जी को बोल रही हूँ कि एक बार आप भी बैठ जाइए, हम भी बैठ जाएं। जैसे आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में बैठ के एक बार कर लीजिए। हम कौन गलत कौन सही, आप मुझसे सवाल करिए। मैं आज तक पूछते आई हूँ कि मेरी गलती क्या है
मेरी कौन सी ऐसी गलती है, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। आप दूसरे दिन तक उनका इंतजार कर रही थी फ्लैट में, फिर उसके बाद आप वापस चली गई। कौन सी ऐसी बात हुई थी कि आपने फिर उसके बाद ये कदम उठाया कि मैं यहाँ से चली जा रही हूँ? जी, जब मैं पवन जी के फ्लैट में गई, वहाँ पे हम लोग बैठे, बिल्कुल पवन जी ने जो बात वहाँ पे बोली है कि हम लोग बैठे, नॉर्मली हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातचीत हुई मेरे पवन जी के बीच में। उनके भैया गुड्डू भैया बैठे हुए थे, बगल में ऋतिक जी बैठे थे, उनके एक और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं धनंजय भैया जी, वो लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके भैया, जैसे ही मैं बैठती हूँ, उनके भैया द्वारा कहा जाता है कि आप ज्योति, जो आप आई हैं, बात करिए और फिर यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं रुक सकती हूँ, क्या मेरे पति का घर है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकती हूँ? तो नहीं, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम बोले ठीक है भैया, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा, इकुल फालतू बात मत करो, बस बात करो अपन, आई जैसे जा। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और फिर वहाँ से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ, तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, पीछे से 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन आ जाती है। दूसरी बार सुबह से ये दूसरी बार प्रशासन आती है वहाँ पे। दूसरी बार प्रशासन आके, आज जो मैंने वीडियो डाला है, SHO द्वारा मुझे धमकी दिया जाता है कि आप वहाँ से हटिए, नहीं तो आप पे FIR करा दिया जाएगा अगर आप ज़्यादा वो करेंगी तो क्या आज मैं जनता से पूछती हूँ कि अगर कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी मुझे चुनाव में बुला सकते हैं, तो क्या 4 सवाल जो मेरे हैं उसका जवाब लेने के लिए मैं पवन जी के घर पे नहीं जा सकती हूँ? ज्योति जी, एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बुलाया था कि आप खुद गए? नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर उसका भी साक्ष्य चाहिए तो आप लोग, मैं अपने इंस्टाग्राम द्वारा डाल दूंगी, क्योंकि अभी वो मेरे बता दीजिए। मैंने जी, तो वो पवन जी लगातार, मुझे ही नहीं, मेरे पिताजी को भी उनका कॉल आता था। और उस टाइम घंटों 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा, आपका आजीवन मैं बेटा रहूँगा, आपके लिए आजीवन मैं करूँगा। फिर मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहाँ पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। अच्छा, जितने दिन आप चुनाव में उनके पास थी, पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे कि अलग अलग? जी, शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे, फिर वहाँ पे जाने लगी थी, उनके कमरे में थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या रही आप लोग के बीच में जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर, वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ, और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। कितने समय से आप लोग? जी, हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल साथ में रहे हैं। फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई, मतलब क्या इनिशियल जैसा कि? जी, वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाती रहूँगी, मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं, बस उस चीज़ों को लेके। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फ़ोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है, बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप लगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में? जी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। एक आरोप आपके पिताजी पर लगा कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दो, उसके बाद रखना हो तो रखो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। अगर आप और पिताजी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पार्टी वो चला रहे हैं, क्या उनकी कोई पर्सनल पार्टी है जो वो मुझे विधायक बना देंगे? आप ही बताएं, क्या कोई पार्टी उनकी पर्सनल पार्टी है जिससे वो मुझे विधायक बना देंगे? मेरे पिताजी किस उस पे जाके, हाँ, जब वहाँ पे पुलिस आया, मैं लाइव आई
तो वहाँ पे ये बोला गया फिर उनके लोगों द्वारा कि आप फिर से लाइव आइए और बोलिए कि पुलिस पवन जी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, तभी पवन जी आपके साथ दोबारा बैठेंगे। मैंने बोला ये मैं नहीं करूँगी, अगर ये मैं करती हूँ तो सवाल हम पे उठने लगेगा। तो फिर वहाँ से साफ साफ बोला गया कि फिर पवन जी नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर रुकी वहाँ पे कि पवन जी आएंगे, मैं बात करूँगी, जाऊँगी। मैं बार बार लगातार उनके दोस्त हैं, उनके स्टाफ लोग थे, उन लोगों से पूछती रही कि क्या आप लोग पवन जी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। लेकिन वो लोग लगातार रट एक ही लगा के रखे थे कि आप आके बोलिए कि जो पुलिस आई थी वो पवन जी के द्वारा नहीं आई थी, तब आपको पवन जी के पास बैठाया जाएगा, तब आपसे पवन जी बात करेंगे। हम बोले भैया एक बार हमारी फ़ोन से बात करवा दीजिए, हम एक बार वो हमसे ये सारी चीज़ें बोल दें। तो नहीं, वो फ़ोन पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर वहाँ पे रुकी। जब मैं वहाँ पे रात भर रुकी तो उनके स्टाफ द्वारा सुनाया जा रहा था मुझे। पहले तो हम लोग पवन जी के कमरे में थे, मैं और मेरी बहन। तो वहाँ से आके बोला गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए इस रूम से, क्योंकि यहाँ पे पैसे और ज्वेलरी सारे गहने वहने रखे गए हैं। तो हम लोगों को भी डर लगा कि कल को ये लोग जब सिर्फ बात करने पे प्रशासन बुला सकते हैं, तो कल को ये लोग ये भी ब्लेम कर सकते हैं कि वहाँ से हम पैसे आभूषण लेके चले आए हैं। तो हम लोगों को उनके रूम से निकाल के सर्वेंट रूम में बैठा दिया गया और रात भर हम लोग, मैं मेरे भाई बहन, हम लोग रात भर वहाँ पे रुके। दूसरे दिन भी हम लोग शाम तक रुके। फिर भी जब पवन जी नहीं आए और लगातार हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेशर दिया गया कि लाइव आके आप बोलिए कि प्रशासन पुलिस द्वारा नहीं, प्रशासन पवन जी द्वारा नहीं आई थी, तभी बात होगी। फिर मैंने बोला नहीं, और वहाँ से फिर मैं निकल गई। इस डर से मैं निकली कि कल को ये लोग फिर मुझे आके ये बोल देंगे कि मैं पैसे आभूषण लेके भाग गई हूँ। और मैं निकलते वक्त उनके स्टाफ को खड़ा करवा के अपने बैग का पूरा वीडियो भी मैंने उनके सामने बनाया कि भैया आप लोग खड़े हो जाइए, मैं अपना बैग चेक करवा दे रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, कल को आप लोग मेरे पे उंगली नहीं उठाएंगे। एक बात तो आपने कह दी कि कोई ऑडियो मैसेज आया जिसकी वजह से आप लोग दूसरी सवाल ये है कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी कभी आई थी पवन सिंह से संबंधित कि उनके कुछ लोगों से संबंध है जिसकी वजह से आपने विरोध किया और उसके बाद ये चीजें शुरू हुई हो? नहीं, देखिए जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज़ हमारे कान में डाला कि बेटा आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा इस चीज़ को लेके, मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक पत्नी होने के नाते कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। और मैंने बोला है ना, समय और अगर ज़रूरत पड़ेगी, एक बार पवन जी अगर लाइव आके बोल देते हैं कि आप मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, जो भी चीज़ें हो, नहीं रह पाऊंगा आपके साथ, आप मेरे लिए मेरे जो भी आपका साक्ष्य वो रख दीजिए, तो मैं रख देती हूँ। उन्होंने कह दिया है कभी आपसे नहीं चल सके जो नाम आए तमाम रिश्तों को लेकर के, आपने कभी उनको जी नहीं, कभी नहीं। आप लोग देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत मायने है। आप लोग भगवत गीता सामने रखवा के कसम खिला लीजिए कि इस चीज़ का विरोध कभी मेरे तरफ से नहीं हुआ गया। मैंने बहुत चीज़ें देखी थी, लेकिन हर बार मुझे मेरे कान में वो चीज़ें आ जाती थी कि बेटा आपकी शादी एक नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है, एक्टर से हुई है। तो उस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखते हुए अक्षरा सिंह भी आपका सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों को लेकर। अक्षरा जी का नाम लगातार पवन जी से जुड़ा हुआ पहले भी था और अभी भी जब कुछ होता है तो अक्षरा जी उतरती हैं उसी तरीके से, आपके सपोर्ट में बोल रही हैं अक्षरा सिंह। खेसारी लाल जी जी, मैं उसके लिए बहुत आभार प्रकट करूंगी